हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आपका स्वागत है। क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 15 आज स्टार्ट करेंगे। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसका प्रैक्टिकल यूज है। मैं आपको एक बात बताता हूं, कितना प्रैक्टिकल यूज है इसका। जब इलेक्शन होते हैं ना, तो आपने ओपिनियन पोल, आपने एग्जिट पोल, वो सब आप सुनते हैं टीवी पे, और उससे जो रिजल्ट निकाला जाता है वो रिजल्ट आपने देखा होगा, कई बार तो लगभग लगभग वही बात भी आती है। तो तमाम उसमें स्टेटिस्टिक्स के रूल यूज होते हैं। जो डाटा कलेक्ट होता है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, उस डाटा को एनालाइज किया जाता है, उसको रिजल्ट की ओर, उससे रिजल्ट निकालने का प्रयास होता है। ठीक हो गया। आपने ये भी सुना होगा कि हमारे देश भारत में जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो 4 मंथ्स हैं, ये रेनी सीजन है। ठीक हो गया। तो कैसे ये मालूम चला? जब क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो आप कहते हैं कि जून जुलाई अगस्त सितंबर इन मंथ में इंडिया में रेन होती है। दीज आर द मंथ्स फॉर रेन। रेनी सीजन के मंथ हैं ये। कैसे मालूम चला? क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ, उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ, उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ, वो डाटा को देख करके। ठीक है दोस्तों। तो डाटा आपका, एक तो रॉ डाटा होता है, प्राथमिक आंकड़े, जैसे माना सेंसस, जनगणना होती है। ठीक हो गया। तमाम एम्प्लॉय, ठीक है, घर घर जाते हैं, तमाम प्रकार की सूचनाएं इकट्ठे करते हैं। परिवार में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध हैं। ठीक हो गया। अलग अलग कैटेगरी में उनका आप कह सकते हैं लिटरेसी रेट क्या क्या है। ठीक है, कितने पढ़े लिखे हैं वो, उनका सेक्स क्या है, ठीक है, पुरुष है कि महिला है, किस किस क्लास तक वो पढ़े हुए हैं। ये सारा डाटा कलेक्ट होता है पूरे देश का। तो वो क्या है, उस डाटा को कहते हैं रॉ डाटा, या आप कह सकते हैं प्राथमिक आंकड़ा। ठीक हो गया। डाटा इकट्ठा करके ले आए। अब उसके बाद उस डाटा को फिर उसके बाद एनालाइज किया जाता है। उस डाटा को एक विशेष तरीके से रख करके, अरेंज करके रिजल्ट पर पहुंचा जाता है। और गवर्नमेंट की तमाम स्कीम्स उस डाटा के आधार पर संचालित होती है। पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने हैं, क्योंकि आपने सेंसस में उनसे पूछा कि किस किस व्यक्ति की आय क्या है, फैमिली इनकम। ठीक है, तो उससे भी पता लग जाएगा कि किसी परिवार में पॉवर्टी है कि नहीं है, उस परिवार में टीवी है कि नहीं है, कंप्यूटर है कि नहीं है, रेडियो है कि नहीं है, लाइट है कि नहीं है, तमाम फैसिलिटीज भी सारा रिकॉर्ड किया जाता है। उससे ये जाना जाता है कि देश के जो लोग हैं हमारे, वो कितने समृद्ध हैं। यदि नहीं हैं, ये जो समृद्ध नहीं हैं, पुअर हैं, तो उनको उठाने के लिए क्या क्या स्कीम आगे गवर्नमेंट को बनानी होगी। तो ये सारा जो है कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एनालाइजिंग द डाटा, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, वो सब स्टेटिस्टिक्स के अंदर आता है। ठीक है। एक बात और कहूं, जब आपके पास डाटा आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उस डाटा से आप रिजल्ट की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक हो गया। और पिछली क्लासेस में आपने 6th में, 7th में, 8th में, पिछली क्लासेस में आपने डाटा को अरेंज के विभिन्न तरीके पढ़े। आपने पिक्टोग्राफ बनाया, चित्रालेख, ठीक है, आपने बार ग्राफ कहते हैं जिसको, आपने डबल बार ग्राफ बनाना सीखा, द्विदंड आलेख आपने बनाना सीखा, आपने वहां आयत चित्र बनाना सीखा, हिस्टोग्राम आपने वहां बनाया, आपने वहां
पॉलीगन कर्व बनाना सीखा। ठीक है डियर स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप के आपने वहां पर मेथड पढ़े, किसी डाटा को कैसे हम रिप्रेजेंट करें, कैसे प्रदर्शित करें। ठीक है, माना आपने बार ग्राफ बनाया या बार डायग्राम बनाया या दंड आलेख बनाया, पिछले 5 सालों में देश में कितना गेहूं पैदा हुआ उसके आपने बार बना लिए। ठीक है, जैसे मैं 2018, 19, 20, 21 या 2017 ले लीजिए, 2017, 18, 19, 20, 21, इन 5 ईयर्स में हमारे कंट्री में कितना गेहूं पैदा हुआ, कितना व्हीट प्रोडक्शन हुआ है, उसको आपने 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और उससे बार खींच दिए। ठीक है, कितना मीट्रिक टन अनाज पैदा हुआ, कितना मीट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ, तो उन बार को देख करके आप जान जाएंगे कि किस साल गेहूं, इन 5 सालों में व्हीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किस ईयर में और सबसे कम किस ईयर में होगा और उसका कारण क्या रहा होगा। ठीक है ना, जब माना प्रोडक्शन कम हुआ तो आप फिर कारण खोजेंगे ना, कारण खोजे जाते हैं, जो कृषि वैज्ञानिक वो कारण खोजते हैं कि इस कारण से ऐसा हुआ। ठीक है, तो डाटा का, अब डाटा से रिजल्ट निकालना है, ऑब्जर्वेशन के आधार पर रिजल्ट की ओर बढ़ना है, तो एक प्रतिनिधि मान रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की ओर बढ़ाया जाता है। जैसे गांव में आप लोग एक मुखिया चुनते हैं जिनको प्रधान कहते हैं। ठीक है, प्रधान कहते हैं गांव का। तो जब भी कोई बाहर से कोई व्यक्ति कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहता है तो सीधे वो प्रधान के घर आते हैं और गांव के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो वो क्या है, वो एक प्रतिनिधि हो गया, रिप्रेजेंटेटिव है। उसी रूप में डाटा का रिप्रेजेंटेशन, उसका प्रतिनिधि मान, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जो कि डाटा के बारे में बहुत कुछ बता सके। ठीक है, उसको बोलते हैं मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इसमें आप डाटा के मध्य बिंदु पर पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, और वो आपका होता है कौन कौन, मीन, मध्य। ठीक है, फिर माध्यिका। ठीक है डियर स्टूडेंट, मीडियम, और एक होता है बहुलक। ठीक है, मोड। आपने मीन निकालना भी पीछे क्लासेस में आपने पढ़ा है, आपने मीन निकालना पढ़ा। ठीक है डियर स्टूडेंट, मीन निकालना आपने पढ़ा, आपने माध्यिका मीडियन निकालना जाना, आपने बहुलक निकालना जाना। माना कोई डाटा है 2, 3, 5, 6। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डाटा है, या 7, एक नंबर और लिख लेता हूं। ठीक हो गया, या मैं थोड़ा सा और दूसरे रूप में जरा लिखना चाहता हूं। माना मैंने इस रूप में लिखा डाटा को, माना मैं कह रहा हूं एक है 7, कोई डाटा है 7, 6, 9, ठीक है, 3, 3, 3। ठीक है, एक कोई डाटा है, ये कोई आंकड़ा है। इस आंकड़े का मीन आप कैसे निकालेंगे? मीन निकालते हैं आप कैसे? इसको प्लस कर देते हैं। आप लिखते हैं 7 + 7 + 6 + 9 + 3 + 3 + 3, सबको प्लस कर दिया,
डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड हो गया, 7 + 7 + 6 + 9 + 3 + 3, तो जितना ये कैलकुलेट करके आएगा वो आपका मीन हो गया, ये निकल गया माध्य। आपने सीखा हुआ है किस ढंग से माध्य निकाला जाता है। यदि इसी आंकड़े का आप क्या निकालना चाहेंगे, माध्य का मीडियन निकालना चाहेंगे, तो इस डाटा को, इस आंकड़े को या तो आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, आरोही क्रम हो जाएगा, सबसे छोटा पहले आएगा, सबसे छोटा कौन है, 3 3 3 3, ठीक है। उसके बाद कौन है, 6, फिर 6 आएगा, फिर है 7 7, ठीक है उसने 1 2 3 4 5 6 7 3 3 3, ठीक हो गया, और लास्ट में 9, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर। दूसरा क्रम है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम हुआ आपका बड़े से छोटा, सबसे बड़ा है 9, फिर 7, अब घटते हुए आते जाइए 3 3 3, ठीक है डियर, ये अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, फिर छोटा होता जाएगा, लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। जब इस रूप में रख दिया तब माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या है, माध्यिका मीडियन। यहां पर आप देखेंगे इस डाटा के लिए n = कितना है, पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ द टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स है, यहां पर पदों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है, जो कि क्या है, विषम है, 7 क्या है, विषम है ना, और ठीक है दोस्तों, ऑड है ये। तो जब ये ऑड है तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका हो जाएगी 1/2 n + 1 टर्म्स, ठीक है, 1/2 n + 1 पद का मान, n + 1, n + 1 मतलब कितना हो जाएगा, n + 1 का मतलब हुआ 7 + 1/2, n + 1/2 वें पद का मान, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, फोर्थम, चौथे पद का मान, और चौथा पद कितना है, यहां से देखिए 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म, ये देखिए, ये यहां से देखिए 1 2 3 4, कहीं से भी निकालेंगे वही निकलेगा, तो इसका जो मीडियन निकल गया वो कितना निकल गया, 6 निकला, इस डाटा का मीडियन कितना निकल गया डियर स्टूडेंट, 6 निकल गया, ठीक है। यदि इसमें एक टर्म और होता, फॉर एग्जाम्पल माना 10 भी होता, तो n = 8 हो गया था, तब मीडियन निकलता वैल्यू ऑफ n/12 टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 + 1 टर्म होल डिवाइडेड बाय 2, n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 पद का मान पूरा डिवाइड होगा किससे, 2 से, ठीक हो गया, तब जाकर के क्या निकलता है, मीडियन निकलता है, माध्यिका निकलती है, ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है डियर। अच्छा, अब आप देखो, इसके बाद मैं कहता हूं इसी डाटा का आपने मीडियन निकालना, आपने मीन निकालना सीख लिया, आपने मीडियन निकालना सीख लिया, माध्य निकालना सीख लिया, माध्यिका निकालना सीख लिया आपने, ठीक हो गया, ठीक है डियर। अब एक फॉर्मूला तो मैंने आपसे ये कहा ना कि मीडियन का एक फॉर्मूला है, जब नंबर ऑफ द टर्म्स क्या है, विषम है, ऑड है, तब ये, यदि पदों की संख्या क्या है, सम संख्या है, जैसे माना है
एक एग्जांपल यहां पर लिख दूं, माना इसी में एक नंबर और था 10, एक डाटा और था 10, इसी में एक डाटा और क्या था, माना 10 है। ठीक हो गया। हमने कहा एक इसमें और है 10, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हमने असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, किसी क्रम में भी लिखो, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे। तो कितना होता, 3 3 3 6 7 7 9, मैंने कहा एक और था 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब n = 8 आ गई। अब इस डाटा का क्या निकालो, मीडियन निकालो। तो ये n = 8 क्या है, सम संख्या है आपकी, इवन नंबर। ठीक है, तो जो माध्यिका का फॉर्मूला होगा, माध्यिका कैसे निकलेगी, अब मीडियन कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, n/2 में पद का मान। ठीक है, वैल्यू ऑफ n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 में पद का मान। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू ऑफ n/2 टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 + 1 टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो गया, n = आपका 8 है, तो 8/2 में पद का मान प्लस 8/2 + 1 में पद का मान होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो चौथे पद का मान 8/2 मतलब 4 टर्म, तो चौथे पद का मान 4 टर्म, 4 टर्म की वैल्यू, फिफ्थ टर्म की वैल्यू होल डिवाइडेड बाय 2। चौथे पद का मान धन पांचवें पद का मान। चौथा पद क्या है, 4 टर्म, 1 2 3 4, ये है 6 प्लस फिफ्थ टर्म कौन सा है, 7, ये बाय 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसको आप कर लीजिए, 13/2 आ जाए, आ गया समझ में। तो जब टोटल टर्म्स जो है इवन रूप में हो, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है। ठीक हो गया। और भी जब आपके पास वर्ग अंतराल टाइप के होते हैं ना, क्लास इंटरवल के रूप में, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगेगा। पर फिलहाल मैं कह रहा हूं सिंपल डाटा ही है। ठीक है डियर, तो जो मैं कह रहा हूं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 3 बातें हैं, मीन निकाल दो, माध्यिका निकाल दो, बहुलक निकाल दो। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखिए, मैंने कहा आपने मीन निकालना सीख लिया, आप माध्यिका निकालना आप जानते हैं। अब बहुलक इसका क्या होगा, ये जो डाटा है इसका बहुलक क्या होगा, मॉड। व्हाट इज द मॉड ऑफ दिस डाटा, इस डाटा का मॉड कितना होगा, मॉड बहुलक, इस डाटा का मॉड कितना होगा। तो जो एंट्री, जो डाटा सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है वही मॉड हो जाता है। जैसे 7 2 बार है, 6 1 टाइम है, 9 1 टाइम है, पर ये जो 3 है ये 3 टाइम है। ठीक है, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि ये जो 3 है ये सबसे अधिक बार आया है। बाकी तो ये 2 बार आया, 1 बार आया, 1 बार आया है, ये 3 बार आया, 3 हो गए। यदि 1 3 और होता तो यहां पर कितना हो जाता, तब भी 3 होता है। ठीक है ना, तो सबसे अधिक बार जो डाटा आता है वही आपका मॉड बन जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो डाटा के बारे में जानना, डाटा की जब सेंट्रल वैल्यू मिल गई तो उसके बारे में हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं डाटा के बारे में। और कभी कभी क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये जो मीन मॉड मीडियन है, ये कभी कभी जो है किसी डाटा के बारे में एकदम सही इंफॉर्मेशन नहीं देते। ठीक है, जहां पर डाटा में बहुत अधिक फ्लक्चुएशन, डिस्पर्सन, प्रकीर्णन
एक वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू 100 जा रही है, कितना अंतर हो गया। ऐसी स्थिति में हमको रेंज की ओर आना पड़ता है, उसको बोलते हैं परास। ठीक हो गया। अब एक बैट्समैन आपका कितना है, एक बैट्समैन ए है और एक बैट्समैन आपका बी है। ध्यान से समझिए, एक बैट्समैन ए है, एक बी है। ए ने जो रन बनाए हुए हैं 30, 91, 0, 30, 91, 0, 64, 42, 80, 64, 42, 80, ठीक है। 35, 117, 35, 117 और 71, ये रन स्कोर के एक बैट्समैन है, ए वाला बैट्समैन जो है। दूसरा है बैट्समैन बी ने क्या रन बनाए, 53, 46, 48, ठीक है, अंडरस्टैंड। 53, 46, 48, 50, 53, 53, 50, 53, 53, 50, 53, 53, 58, 60, 58, 60, 57, 52, ये दूसरे बैट्समैन ने ये रन बनाए। ठीक है, डियर स्टूडेंट। अब आप देखो इनमें फ्लक्चुएशन कितना है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। आप ये देखो कि किसी डाटा के बारे में संपूर्ण सूचना देने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पर्याप्त नहीं है। परिवर्तनशीलता भी एक अन्य घटक है। केवल इतना कह देना कि इसका मीन निकाल दो, वो राइट इंफॉर्मेशन दे देगा, सही सूचना दे देगा कि बैट्समैन अच्छे रन बनाता है कि नहीं बनाता है, या इसका सीधा मीन निकाल दो या मॉड निकाल दो या मीडियन निकाल दो और उससे रिजल्ट पे पहुंच जाओ कि बैट्समैन अच्छे रन बनाता है। अब आप देखो एक इनिंग में 0 बनाया, एक में 100 बनाया, एवरेज निकल गया 50। अब आप कह रहे हैं कि 50 ये तो बैट्समैन बहुत ही अच्छा है, जबकि एक जगह उसने 0 बनाया है। तो जो सेंट्रल पॉइंट है मीन मॉड मीडियन, कभी कभी वो डाटा के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देते। तब हम डाटा की फ्लक्चुएशन पर ध्यान देते हैं, कितना प्रकीर्णन हुआ है, कितना इसका डिस्पर्सन डाटा में कितना है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, प्रकीर्णन की माप निकालने की आवश्यकता होती है। प्रकीर्णन की माप, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकाले बिना, ठीक है, जहां डाटा में क्या है, प्रकीर्णन अधिक है, तो बिना इसको जाने हमने जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकाली, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकाली, वह हमको बहुत ठीक से सूचना नहीं दे रहे। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, इसकी तरह ही हमको परिवर्तनशीलता के लिए भी एक कोई संख्या चाहिए। इस संख्या को प्रकीर्णन की माप कहते हैं। परिवर्तनशीलता को फाइंड आउट करने के लिए, प्रकीर्णन को देखने के लिए भी हमको कोई नंबर चाहिए, जैसे मीन मॉड मीडियन चाहिए था, तो उसकी भी मेजरमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास 4 मेथड है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसके 4 मेथड है डियर स्टूडेंट। एक है परिसर, रेंज, ठीक है, प्रकीर्णन की माप, डिस्पर्सन, फैलाव कितना है, एक तो आप परिसर से उसको निकालेंगे। दूसरा है चतुर्दिक विचलन, क्वार्टाइल डिवीजन, चतुर्दिक विचलन, क्वार्टाइल डिवीजन, ठीक है भैया। उसने परिसर हो गया, चतुर्दिक विचलन हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, माध्य विचलन, मीन डेविएशन, माध्य विचलन, मीन डेविएशन, ठीक है, और
चौथा है मानक विचलन। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है दोस्तों। इन चार चीजों को भी निकालना बहुत आवश्यक है, ठीक है। परिसर मतलब प्रकीर्णन की माप का मतलब क्या हुआ कि डाटा में कितना फैलाव हो रहा है। तो यदि डाटा में बहुत अधिक क्या है, फ्लक्चुएशन ज्यादा है, तो मीन मॉड मीडियन डाटा के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं देगी। तो उसके लिए ये मापी निकालना बहुत आवश्यक है। परिसर, ठीक है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्दिक विचलन, माध्य विचलन, मीन डेविएशन और मानक विचलन। तो पहला वाला आप देखिए कि परिसर कैसे निकालेंगे। परिसर, रेंज आप कैसे निकालते हैं। रेंज निकलता है, ये जो डाटा है उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू में से सबसे मिनिमम वैल्यू को माइनस कर लीजिए, अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू को आप डिफरेंस कर देंगे। परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब जैसे आप ये देखो, ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे आप ये देखो कि जो बैट्समैन ए था, बैट्समैन ए के लिए रेंज निकालो जरा। बैट्समैन ए का इसका रेंज निकालो, इसके लिए परिसर निकालो। जो बैट्समैन ए ने रन बनाया ना, उसका रेंज निकालिए। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 117 और सबसे मिनिमम है उसका 0। ये आ गया आपका 170। बैट्समैन बी जो है, बैट्समैन बी के लिए रेंज निकाली, इसका परिसर निकालेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ी वैल्यू डियर स्टूडेंट आपके पास कौन आ रही है। बैट्समैन बी के जो रन है सबसे बड़ा है आपके पास 60। सबसे बड़ा है 60 और सबसे छोटा कौन है 43 है, 46। सबसे छोटा 46 है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है और ये सबसे छोटा है। तो -46, तो कितने का डिफरेंस आया, 14 का आया, ठीक है डियर स्टूडेंट, 14 का आया। तो अब आप देख रहे हैं कि ए का रेंज बी के रेंज से अधिक है, ए का परिसर बी के परिसर से अधिक है, अतः ए के स्कोरों में प्रकीर्णन या बिखराव अधिक है, जबकि बी के स्कोर एक दूसरे के अधिक पास हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आंकड़ों का परिसर हमें क्या बताता है, बिखराव या प्रकीर्णन का मोटा मोटा ज्ञान देता है, किंतु जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है विचरण के बारे में कुछ नहीं बताते। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि परिसर, इसका रेंज 117 है और इसका रेंज 14 है। इसमें बिखराव कितना बड़ा है देखिए, और इसमें कम है, ठीक है। तो जो सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, मीन मॉड मीडियन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं, वो बिखराव के बारे में कुछ नहीं बताते। इसलिए हमको मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालना भी बहुत आवश्यक है, तब जाकर के डाटा के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन हम जान पाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये चीजें अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। मीन मॉड मीडियन तो आपने पढ़ लिया है, वो तो आपने पहले पढ़ लिया है। अब आपके सिलेबस में इस समय हम आपको मीन डेविएशन निकालना बताएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बताएंगे, थोड़ा इसके बारे में बता देंगे, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में, ठीक है। इस रूप में इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग से पढ़ना है, क्योंकि ये डायरेक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू।